आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल प्रॉपर रख रहे होंगे। मैं अनु सिंह आप सभी की मैथ्स के एजुकेटर आप सभी का बहुत प्यारा वेलकम करती हूँ आपके इस बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में। बेटा आज हम बहुत कम टाइम में 1 से 1.5 घंटे में अपने ये 5 चैप्टर्स निपटाएंगे और 26 मार्क्स अपने पूरे करेंगे। अगर आपने ये वीडियो मिस किया, अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया बेटा, तो उनका भी छूटेगा और आपका भी छूटेगा। अब बिल्कुल टाइम नहीं है कि आप घंटों घंटों बैठ के क्वेश्चंस पढ़ें या फिर कोशिश करें कि ये कर लें वो कर लें। बस इतना कर लो तुम लोग, 4 क्लास में पूरा 1.5 घंटे की क्लास होगी बेटा, 4 दिन में तुम्हारा पूरा खत्म हो जाएगा। तो प्रॉमिस करो कि तुम लोग एंड तक देखोगे और सारे क्वेश्चंस मेरे साथ लगाओगे। पेन निकाल लो, कॉपी निकाल लो, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं तुम लोग का। स्टार्ट करते हैं बेटा। अब हमारे चैप्टर्स में कौन कौन से चैप्टर्स रहने वाले हैं जब आप देख सकते हो, ठीक है। रियल नंबर, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये मिलके आपके एग्जाम में 26 नंबर के मार्क्स आएंगे बेटा। 26 नंबर आपके यहां से बन रहे होंगे। तो ये एक वीडियो और 26 मार्क्स आपके सिक्योर। इतने में तो तुम पास भी हो सकते हो, सोचो पासिंग मार्क्स तुम्हारे आ जाएंगे इतने में। चलिए सबसे पहले रियल नंबर में देखेंगे बेटा। पेपर बोर्ड के पेपर पे एनालिसिस किया गया है 2022 से लेकर 2025 और स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस भी लेकर आई हूं मैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले टोटल मार्क्स होते हैं मैक्सिमम 5 से 6 नंबर का आता है बेटा क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें? एमसीक्यू आएगा, एक शॉर्ट आंसर आएगा और एक लॉन्ग आंसर आएगा, ठीक है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो होता है बेटा इरेशनलिटी प्रूव करने के लिए आता है और एचसीएफ इंक्लूड एल्गोरिथम हटा दो, ठीक है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आता है इरेशनलिटी प्रूव करने के लिए। अब जैसे कि ये हमारे सिलेबस में है नहीं तो इसको हटा ही देते हैं। अब देखना बेटा कि एचसीएफ निकालने के लिए बोलेगा आपसे, सिंपल मेथड है कि बोलेगा कि बताइए एचसीएफ क्या है। 2024 के पेपर में पूछा है बेटा। यूक्लिड डिवीजन लेमा से नहीं करना है, आपको करना है किससे? फैक्टराइजेशन मेथड से करना है बेटा, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, इस बात का ध्यान लीजिएगा, ठीक है। जो भी टीचर ये वाला क्वेश्चन आपको करा रहे हैं बेटा, जरा सा समझ लीजिएगा कि ये वाला मेथड मैडम पेपर में नहीं आएगा। हम 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। रिपीटेड सवाल है, 2024 में ही आया हुआ है, तो एचसीएफ निकालने के लिए पूछ सकता है और बहुत पूछेगा तो एचसीएफ एंड एलसीएम निकालने के लिए पूछेगा आपसे, ठीक है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करोगे तुम्हें पता ही है। 2 4 8 2 2 4 2 1 2 2 6 2 3 और 3। तो भाई 96 को हम क्या लिख सकते हैं? 96 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 4 5 इंटू 3। समझ में आपको? लिख दिया, मतलब 2 टू द पावर 5 इंटू 3 कर दिया। अब उसी तरीके से 404 को लिखोगे तो कॉमन सेंस लगाओ ना बेटा। 4101 सिंपल सी बात है भाई। अगर हम डिवाइड करके देखो और किसी से भी डिविजिबल है कि नहीं है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 4 इंटू 101। अब ये किसी और से डिविजिबल है कि नहीं है, इसको 2 के पावर 2 इंटू 101 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास ऐसे आपको करना। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करोगे? जो दोनों में कॉमन होगा, और एलसीएम के लिए क्या करोगे? कॉमन के साथ साथ जो दोनों में बच जाएगा उसको भी लिख देंगे। पहला क्वेश्चन आपके यहां से सिक्योर होता है। सेम क्वेश्चन एचसीएफ फाइंड करने के लिए बोल रहा है बेटा। ये वाला सवाल नहीं आएगा, रिपीटेड सवाल है। 133 135 और 225 का निकाल लो क्या तुम लोग? प्राइम फैक्टराइजेशन और एचसीएफ निकाल लो, काम खत्म, ठीक है। आ जाइए। फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है? बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं इस चीज को लेकर कि मैम क्या मतलब है। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड देयर फैक्टराइजेशन यूनिट। मतलब मान लो मैंने बेटा ये 12 लिखा, ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब 12 नंबर को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 4, मतलब 3 इंटू 2 इंटू 2। हमने 12 लिखा बेटा, 12 को हम, अरे भाई 12 लिखा, 12 को हम 3 इंटू 4, मतलब 3 इंटू, अब देखो 4 को भी फैक्टराइज कर दो, 2 इंटू 2। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या? 3 इंटू 2 टू द पावर 2। इसी को कहते हैं क्या? फंडामेंटल थियरम ऑफ। अब इसको हम यूज करते हैं एचसीएफ एलसीएम फाइंड करने के लिए, डेसिमल एक्सपेंशन के लिए फाइंड करने के लिए। अब फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। बेटा इसका एचसीएफ और एलसीएम हमसे पूछ रहा है, क्लियर हुआ? अब प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 6 का 2 इंटू 3 हो गया, ठीक है। 72 का 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 हो गया।
चलिए 120 का 2 टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 हो गया हमारे पास। अब जब आप इसका एचसीएफ लिखोगे बेटा, एचसीएफ क्या हो जाए तो दोनों में कॉमन हो, तो भाई दोनों में क्या कॉमन है मैम 2 2 2 मिनिमम। एचसीएफ मतलब होता है बेटा मिनिमम कॉमन, मिनिमम पावर कॉमन होता है, और एलसीएम मतलब होता है मैक्सिमम पावर कॉमन हो जाए, ठीक है। तो भाई 2 2 2 तो सब में मैम 2 कॉमन है, 2 के पावर 1, सब में मैम 3 3, तो एचसीएफ हो गया हमारे पास क्या 2 इंटू 3 6 हो गया। अब एलसीएम में देखना 2 2 2 जो तीनों में मैक्सिमम पावर होगा वो लेंगे, तो 2 टू द पावर 3 मैक्सिमम है, 3 3 3 जो तीनों में मैक्सिमम पावर होगा वो लेंगे। अब किसी में 5 नहीं है लेकिन यहाँ पे 5 है तो 5 को भी ले लेंगे, तो 2 टू द पावर 3 3 टू द पावर 2 इंटू 5 सॉल्व कर दिया, 360 आंसर आ रहा है। एक बार आप भी क्रॉस चेक करिएगा। तो सेकेंड टाइप के सवाल आपके ऐसे बनेंगे एचसीएफ एलसीएम फाइंड करने के लिए, ठीक है। एचसीएफ इज 5, प्रोडक्ट इज 1। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे सवाल आपके पेपर में देखने को आ सकता है एमसीक्यू वाले फॉर्मेट में कि भाई एचसीएफ गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है, अब एलसीएम फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। अब फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, देखो ठीक है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब आपको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ से डिवाइड कर दो, सेम किया बेटा, एचसीएफ इंटू एलसीएम। देखो यहां लिखा हुआ है सारा का सारा फॉर्मूला, मैंने यहां पे लिखा हुआ है बेटा, फॉर्मूला हमारे को ये है, ठीक है, आप देख सकते हो। अब हमने क्या किया, हमने रखा फॉर्मूला, फॉर्मूले में प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर रखा, हमने एचसीएफ रखा, डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया बेटा 30 एलसीएम आ गया। इंपॉर्टेंट है, सबका पीडीएफ लिंक बॉक्स में मेरा पिन हो जाएगा टेलीग्राम, वहां जाके आपको इन सबका इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। देन डेसिमल एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं बेटा, कभी कभी हमसे पूछ देता है, तो टर्मिनेटिंग अगर होगा तो नीचे जो डिनोमिनेटर होता है बेटा, डिनोमिनेटर का जो फैक्टर होगा उसमें 2 और 5 जरूर आएगा, और नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्यू अदर प्राइम फैक्टर्स, तो क्यू के पास कोई भी अदर फैक्टर्स हो सकता है। डन है। अब क्या कह रहा है, इस 441 अपॉन 2 टू द पावर 2 5 टू द पावर 3 इंटू 7 टर्मिनेटिंग है। क्या है बेटा, टर्मिनेटिंग है, ये बोल रहा है, बताइए क्या ये टर्मिनेटिंग है। तो जब नीचे बेटा 2 और 5 के फॉर्म में कुछ दिख जाए, डिनोमिनेटर में अगर 2 इंटू 5 दिख जाए, तो बेटा वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, समझ लीजिएगा, ठीक है, टर्मिनेटिंग है। सिंस डिनोमिनेटर प्राइम फैक्टर अदर देन द आंसर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, बेटा रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। चेक कर लो, चेक कर लो, ठीक है जी। फोर 41 by 2 to the power 2 into 5 to the power 3 into 7 is terminating. फोर 41 upon 2 to the power 2 into 5 to the power 3 into 7 is terminating और नॉन टर्मिनेटिंग। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है बेटा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन अगर सिर्फ 2 और 5 होता तो ये टर्मिनेटिंग होता, 2 और 5 को छोड़ के 7 आ गया हमारे पास, इसलिए ये क्या हो गया बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। आप यहां देखो, नॉन टर्मिनेटिंग के लिए 2 और 5 ही होना चाहिए, और नॉन टर्मिनेटिंग के लिए क्या होना चाहिए बेटा, 2 और 5 के अलावा कुछ भी अगर आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। एक्सप्रेस इज इन डेसिमल फॉर्म, इसको डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो हमने इसको लिख दिया बेटा 2 टू द पावर 3, ओनली पावर ऑफ 2 बेटा हमारे पास ये है, डिवाइड कर दो सीधे सीधे, कोई दिक्कत नहीं है, बस डिवाइड कर दो आंसर्स। इररेशनैलिटी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपके पेपर में ना आए सवाल तो मुझे मेरा नाम बदल देना। इररेशनैलिटी बेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 2 से 3 से 5 नंबर प्रूफ,
√2, √3, √5 ये क्या है बेटा? एक इरेशनल नंबर है, आपको प्रूव करने के लिए बोलता है। आप सुनना मेरी बात। सबसे पहले अगर आपको रूट में कुछ भी गिवन है उसको मान लो कि एक रेशनल नंबर है। अज्यूम √2 क्या बेटा? एक रेशनल नंबर है। अगर √2 एक रेशनल नंबर है तो इसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे a और b क्या है बेटा? को प्राइम इंटीजर्स है। अब हमने क्या किया? दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अब जब ये को इंटीजर्स है बेटा तो इनके पास क्या हो जाएगा? दे हैव ओनली वन फैक्टर इज 1, सिर्फ वन फैक्टर हो सकता है, इनके पास कोई और फैक्टर नहीं हो सकता है। तो पहला स्टेप मान लिया, √2 अगर मान लिया रेशनल है तो उसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरा स्टेप बेटा, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया, तो रूट हट जाएगा, a² आ जाएगा। जब ये हो गया हमारे पास तो हमने क्या बोला? a² इज इक्वल टू बाई b² इज इक्वल टू 2, तो यहां से a² कितना आ जाएगा? 2b² आ जाएगा। डन है। जब ऐसा कभी आपको एक स्टेटमेंट मिल जाए तो आप उनसे बोलिएगा इसका मतलब है कि जो a है वो 2 से डिविजिबल है। ठीक है, a² इज इक्वल टू 2b², इसका मतलब ये कि 2 डिवाइड्स a², और अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। मतलब अगर 2a² को डिवाइड करता है तो 2a को भी डिवाइड करेगा। फिक्स आंसर है बेटा। √3 हो, √5 हो, √2 हो, √7 हो, कुछ भी हो, बस 2 की जगह 7 रख देना, 3 रख देना, 5 रख देना, पैटर्न विल बी सेम। लर्न कर लो इस चीज को। अब हमने क्या किया बेटा? माना a की वैल्यू 2c माना और इसमें पुट कर दिया, तो कितना हो जाएगा? 2c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2b², 4c का स्क्वायर इज इक्वल टू 2b², 2 से ये 4 कट जाएगा तो b² इज इक्वल टू 2c आ चुका है हमारे पास। और फिर से ये देखो ऐसा ही हो गया ना, फिर हमारे पास ऐसा ही हो गया। इसका मतलब हम 2 जो है वो b² को डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स b², हेंस जो 2 होगा वो b को डिवाइड करेगा। अब हम मान के चल रहे थे कि मैम ये अगर रेशनल है तो a और b के पास सिर्फ एक फैक्टर होगा। अब हमें मैम a को छोड़ के, 1 को छोड़ के एक और फैक्टर मिल गया जो कि 2 है, तो 2 जो है बेटा a और b के पास कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 2 आ चुका है, और ये कॉन्ट्राडिक्ट है को प्राइम एजम्पशंस के। और जब ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया बेटा तो हम क्या लिखेंगे कि आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। जो हम मान के चल रहे थे कि ये रेशनल है वो रॉन्ग हो गया। इसका मतलब √2 क्या हो गया बेटा? एक इरेशनल हो गया। अब इस पूरे स्टेटमेंट में 2 को जो भी पूछेगा, 3 है तो 3 रख देना, 4 है तो 4, 4 तो छोड़ ही दो, तो रेशनल है, 5 रख देना, 7 रख देना, बस ये याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। देखो सेम चीज, अज्यूम किया, स्क्वायर किया, डिवाइड किया, माना a की वैल्यू, दैट्स इट। उसके बाद मानने के बाद आपको क्या मिल गया कि 5 भी एक फैक्टर है a और b का। इसका मतलब हमारा अजम्पशन क्या है? रॉन्ग है। √5 क्या हो गया? इरेशनल हो गया। अगर पेपर में आएगा तो तुम डायरेक्ट, अगर छूट रहा होगा तो डायरेक्ट ये भी कर सकते हो। ठीक है, अगर एमसीक्यू है बेटा तो √5, √3, रूट में कोई भी नंबर है जिसका बाहर नहीं निकाला जा सकता तो वो हमेशा इरेशनल होगा, लिख के आइएगा। अब जैसे एक टाइप का ये सवाल पूछता है, ठीक है, अब हमने मान लिया बेटा कि ये एक रेशनल नंबर है पूरा प्लस वाला। जब ये रेशनल है तो इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब p और q क्या है बेटा? एक को प्राइम का मतलब होता है कि p और q के पास 1 को छोड़कर कोई और फैक्टर नहीं हो सकता। अब इसको हमने रीअरेंज किया। रीअरेंज करते वक्त हमने क्या कहा कि √2 √5 को छोड़ा, p/q - 3 कर दिया। ठीक है, हमने एलसीएम वेलसीएम लेके आगे बात निपटाई। अब हमने क्या कहा बेटा कि 2 को भी नीचे भेज दिया। जब हमने 2 को भी नीचे भेज दिया तो हमारे पास √5 इज इक्वल टू p-3q अपॉन 2q हो गया। अब जरा कॉमन सेंस लगाना बेटा, p और q क्या है बेटा? एक को प्राइम इंटीजर्स हैं। क्या है बेटा? इंटीजर्स हैं। जरा कॉमन सेंस लगाना आप मेरे पास। ठीक है, हमारे पास ये आ चुका है। अब RHS क्या है बेटा? √5 क्या है? सॉरी, ये क्या है? RHS क्या है? एक रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि p और q एक इंटीजर है, तो दो इंटीजर्स को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड करो तो इंटीजर ही आएगा। मतलब तो मैम ऊपर भी इंटीजर, नीचे भी इंटीजर, इंटीजर अपॉन इंटीजर एक रेशनल नंबर होता है। तो RHS मैम रेशनल हो गया, LHS मैम इरेशनल हो गया। कॉन्ट्राडिक्ट, क्योंकि LHS इरेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर। जब ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया तो इसका मतलब 3 + 2 √5 क्या हो गया बेटा?
इर्रेशनल होगा। आपको बस इतने ही स्टेप्स फॉलो करने हैं। मान लिया रूट को एक तरफ कर लिया, बाकी सारे नंबर्स को एक तरफ कर लिया। अब आपने दिखा दिया कि रूट वाला तो इर्रेशनल है, बाकी सारे रेशनल है, तो इर्रेशनल इज नॉट इक्वल टू रेशनल। दैट मीन्स जो आप मान के चल रहे थे वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। इसका मतलब जो गिवन है वो एक इर्रेशनल नंबर है। डन है। चलिए केस स्टडी हमारे पास है। टीचर्स अनाउंसेस टू स्टूडेंट मल्टीप्लाई टू गेट दिस। 2 को बेटा इतने से मल्टीप्लाई करना है, फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 2 को बेटा अगर आपको करना है तो आप सॉल्व। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने निकाल दिया। लिस्ट प्राइम हमारे पास 2 है, ग्रेटेस्ट प्राइम हमारे पास 4 है, मोस्ट रिपीटेड प्राइम हमारे पास क्या है बेटा 5 है। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड क्या है हमारे पास 5 है। चलिए अब सुनना मेरी बात, थोड़ा सा जल्दी से कर लेते हैं। स्मार्ट स्टडी फॉर फुल मार्क्स। ऑलवेज राइट लेट ए बाई बी को प्राइम प्रूफ में। जब भी आपको प्रूफ करना है तो ए बाई बी एक को प्राइम है। ठीक है, इसको हटा दो। ठीक है, चलिए अभी तो ये हमारे पास मिस्टेक्स क्या करते हैं, नॉट मेंशनिंग को प्राइम। जब भी आप मानते हो ए बाई बी या रूट 2 एक रेशनल बेटा है, तो आप कभी भी ये नहीं बोलते हो कि वो जो पी बाई क्यू के फॉर्म में है तो ए बाई बी एक को प्राइम है। वहीं पे आपके 1 मार्क्स कटेंगे, जरूर कटेंगे। तो यहां हमें 1 मार्क्स बचाना है। इंटरमीडिएट स्टेप्स नहीं कट करने हैं, पूरे स्टेप्स को शो करो। देखो यार 3 टाइप के सवाल बनेंगे। एक तो एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए बोलेगा प्राइम फैक्टराइजेशन से। दूसरा हमें क्या बोल देगा कि आप देखो 3 टाइप के सवाल बनेंगे। एक एलसीएम एचसीएफ, इस रियल नंबर से 3 टाइप के सवाल बनेंगे। एक तो एचसीएफ एलसीएम फाइंड कीजिए बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। दूसरा एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये फॉर्मूले का यूज पूछेगा, जहां पे आपसे एचसीएफ पूछ सकता है, एलसीएम पूछ सकता है, या फिर प्रोडक्ट ऑफ नंबर पूछ सकता है, या फिर एक नंबर गिवन होगा दूसरा नंबर पूछ सकता है। तीसरा हमसे पूछ सकता है कि रूट 2 रूट 3 रूट 5 को रेशनल नंबर है प्रूफ कीजिए या इररेशनलिटी प्रूफ कीजिए इसका। बस आपसे ये 3 सवाल पूछे जाएंगे आपसे इसमें। अगर आप ये भी छोड़ के आ जाओगे तो फिर मत बोलना कि मैडम 3 सवाल, और वो भी इजी से। ठीक है, 2 से 3 बार आप अपना सब कुछ चेक कीजिएगा। कंक्लूजन स्टेटमेंट जरूर लिख के आइएगा मैथ्स के स्टेप्स में। ठीक है, इससे आपके मार्क्स बनेंगे। चलिए रिवीजन कर लेते हैं बेटा फटाफट। एक ये हमारे पेपर में है नहीं, हटा दो। एचसीएफ इंटू एलसीएम जो हमारे पेपर में नहीं है उसको हम ऐसे काटू कर देते हैं। आ जाइए, चलिए ठीक है। एचसीएफ इंटू एलसीएम इंपॉर्टेंट है बेटा। टर्मिनेटिंग कब होगा, जब डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 होगा बेटा। और को प्राइम नंबर का मतलब होता है एचसीएफ हमेशा 1 होता है। ये हमारे पास क्या है, एक शॉर्ट नोट्स में फॉर्मूला है। ठीक है, प्रैक्टिस क्या करना है आपको, प्रैक्टिस इसके बाद आपको करना है कि प्रूफ करना है 2 रूट 3 रूट 5 इररेशनल है। ये हमारे को नहीं आएगा मैडम, ये हमारे को नहीं आएगा तो हटा दीजिए। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ निकालना आपको जरूर सीखना है, और प्रायोरिटी डेसिमल एक्सपेंशन भी आपको एक बार करना है। ठीक है, 100% आएगा पेपर में 1 इरेशनलिटी प्रूफ करने के लिए, 100% आएगा। हटा दीजिए। ठीक है, 100% आएगा बेटा। चलिए, और एक रियल लाइफ भी आ सकता है, ये भी आप कर लीजिएगा। तो ये 2 सवाल आपको दोनों पे प्रैक्टिस करना है। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। आर यू गाइज रेडी फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें बेटा, सेम हमने सेम एनालिसिस किया हुआ है। 4 नंबर से 6 नंबर के बीच में हमारे यहाँ पे सवाल बनते हैं। ठीक है, एक एमसीक्यू, 2 शॉर्ट आंसर, मतलब एक शॉर्ट आंसर आएगा और एक लॉन्ग आंसर, 3 नंबर वाला आ सकता है। मोस्ट रिपीटेड जो होता है बेटा, वेरीफाई रिलेशन करने के लिए आता है। इसमें देखो 2 ही टाइप के सवाल होते हैं, 3 टाइप के सवाल होते हैं। पहला कि जीरोस फाइंड करो, दूसरा एक जीरोस गिवन है तो के की वैल्यू फाइंड करो, तीसरा जीरोस निकालो और वेरीफाई करो रिलेशनशिप से, चौथा हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए बोल देता है। डन है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा। बहुत इजी, बहुत इजी। 4 टाइप्स के हमारे सवाल बनते हैं। पहला देखो लिखा हुआ है फाइंड द जीरोस, दूसरा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और डिवीजन एल्गोरिथम से चीजों को सॉल्व करना। ठीक है, चलिए जीरोस डेफिनेशन बेटा क्या होता है, जीरोस आर द वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर द पॉलिनोमियल बिकम जीरो। जीरोस का मतलब होता है कि एक्स की वो वैल्यू जहां पे पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो हो जाए। अब मेथड कौन कौन से होते हैं जीरोस निकालने के, फैक्टराइजेशन, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं। 2 से 3 मार्क्स फ्रीक्वेंटली वेरी हाई होता है इसका, मतलब पूछेगा ही पूछेगा, बढ़िया से पूछेगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, फाइंड द जीरोस, हमें इसका जीरोस पूछ रहा है। सबसे पहले क्या करोगे, जो गिवन इक्वेशन है
इक्वेशन, सॉरी जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको इक्वेशन बना लो, इक्वल टू 0 कर दो। 15 चला गया इधर, तो x कितना आ गया बेटा, रूट में प्लस माइनस रूट 15 आ चुका है। यही जीरोज है, जीरोज निकालने का फर्स्ट तरीका। पहला सवाल आपके सामने आ चुका है, ठीक है। चलिए अब वेरिफिकेशन पूछता है हमसे, जैसे दो जीरोस का सम क्या होता है बेटा, अगर मान लो वेरिफिकेशन हमसे पूछ देता, तो जो दो जीरोस का सम क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो अब अगर मैं बोलूं आपसे, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे b क्या है, 0 है, a क्या है, 1 है, c क्या है, -15, ठीक है। अब इन्हीं का वेरिफिकेशन पूछ देता है हमसे, जैसे a प्लस एल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटा, 0 आ रहा है, तो आप चेक करो, माइनस बी बाई ए भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो वेरीफाई। प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, एल्फा इंटू बीटा क्या आ रहा है, -15। और जब आप यहाँ से c बाई ए देखो, थोड़ा सा मैं आपको फॉर्मूला लिख देती हूँ, एल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, और एल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c बाई ए। पहले आप ये निकालना, फिर आप ये निकालना, इक्वल आ गया तो वेरीफाई। पहले आप ये निकालना, फिर ये निकालना, इक्वल आ गया तो वेरीफाई। और यही सवाल है हमारा, चेक कर दो, वेरीफाई कर दे। जीरोस एंड कोफिशिएंट रिलेशनशिप, द वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर कोई पॉलिनोमियल गिवन है बेटा जिसके जो जीरोज है अल्फा बीटा, तो सम ये होता है और प्रोडक्ट ये होता है। अब जैसे कह रहा है क्या कि 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा निकालना है, इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में देखने को मिल सकता है, ठीक है जी, ठीक है जी। चलिए जैसे ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है, तो पहले यहां से हम अल्फा बीटा निकालेंगे, कैसे, माइनस बी बाई ए करके और सी बाई ए करके निकाल लिया, तो अल्फा प्लस बीटा आ चुका है हमारे पास -1, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा आ चुका है हमारे पास -1, क्यों, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, यहाँ तो ए बी 1 बी बी 1 और सी -1। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, मैम ये कैसे निकालें, तो बेटा सुनो, अब हमने क्या किया, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा हमने एलसीएम लेके सॉल्व किया, जरा सा यहीं पे कर देते हैं, आ जाओ सुनना मेरी बात। 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, -1 बाई -1 कितना आ रहा है, 1। कितना इजी सवाल था, शॉर्ट आंसर में आएगा, 2 नंबर के सवाल, 2 नंबर के सवाल आ सकता है, एमसीक्यू में भी पूछ सकता है। सॉल्यूशन हो चुका है बेटा, इजी था, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखना यस मैम, अच्छा था, ठीक है। क्या कह रहा है, एक जीरोस गिवन है बेटा, तो के की वैल्यू पूछ रहा है। अब एक जीरोस गिवन है, इफ -3 इज 0, तो -3 को जब इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, मान लो ये px है, तो ये 0 हो जाएगा, तो जहां जहां x है अब वहां वहां -3 पुट करके इक्वल दिखा दो, ठीक है। अगर आपको लगे कि आप मान लीजिए, लेट px कितना है बेटा हमारे पास, k -1 x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1, ठीक है। अब हमने दिखाया क्या, -3 यहाँ पे पुट करना, इसको इक्वल टू 0 दिखा देना है, दिखा दिया, तो 1 k प्लस 1 k -1 -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 1, तो कितना आ गया 9, 9k -9 कितना आ गया 3, तो ये हो गया कितना हमारे पास -3k प्लस 1, ये माइनस होगा तो 6k हो जाएगा, ये माइनस होगा तो 8, तो k इज इक्वल टू 8/6 आ चुका है हमारे पास आंसर, ठीक है। कितना आ चुका है, आइए 6k इज इक्वल टू 8, एकदम ये भी स्टेप दिखाओ मैम, ये जरूरी है, डायरेक्ट हम k की वैल्यू 8/6 नहीं, ये भी दिखाओ, तुम दिखाओ उसको, तो यहां से k कितना आ गया बेटा जी 4/3 आ चुका है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। ये भी ऐसा सवाल भी हमारे एग्जाम में देखने को मिल सकता है, डन है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्या बेटा, एक बार जीरोस का सम निकाल लो, एक बार प्रोडक्ट निकाल लो, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाता है। एक और बात मैं आपको बोलूंगी बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते वक्त ना आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, पॉलिनोमियल लिखते वक्त k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एस प्लस प्रोडक्ट, ऐसे लिखो। k की वैल्यू बाद में हम पुट करेंगे, कैसे पुट करेंगे अभी हम समझाएंगे आप लोग को, ये पूरा लिखना। हर साल दो नंबर का सवाल आता ही आता है, हर साल आता है, एवरी ईयर गारंटेड है कि आता ही आता है, तो करेंगे कैसे, अच्छा ये तो उसका सॉल्यूशन था। 4 पॉलिनोमियल हमारे पास सम गिवन है बेटा, प्रोडक्ट गिवन है। अब जब आप पॉलिनोमियल लिखोगे, थोड़ा सा इसको हम करेक्शन करेंगे बेटा, ठीक है, आ जाइए इसको हम थोड़ा सा करेक्ट करेंगे। हमने बोला क्या कि px इज इक्वल टू k एक्स स्क्वायर माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट, यही होता है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा, ये भी लिख सकते हो। अब आपने रख दिया क्या, के एक्स इज इक्वल टू
पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, कितना हमारे पास सम है, माइनस माइनस प्लस 5x और प्लस 6 आ चुका है। अब मैम के, जब भी डिनोमिनेटर में कुछ ना हो तो आप पुट के की वैल्यू हमेशा 1 पुट कर देना। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 आ जाएगा। ठीक है, ये स्टेप ही फॉलो करना, वरना इस के की वजह से आपके एग्जामिनर एक नंबर आधा नंबर काट लेगा। ठीक है, तो के जरूर मानिएगा। डन है, तो ये इंपॉर्टेंट है, एक सवाल ऐसा पूछेगा ही पूछेगा। मैं आपसे बार बार बोल रही हूं बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैं अगर जब मैं आपको ये सवाल करवाऊंगी ना बेटा, जब मैं जिस दिन आंसर करा रही होंगी, तो मैं सब दिखाऊंगी कि मैंने जो कराया था वो आया कि नहीं आया। ठीक है, अब डिवीजन एल्गोरिदम, ये मालूम होना चाहिए आपको कि जो भी रिमाइंडर होता है उसका जो डिग्री होता है बेटा, वो gx जो भी डिवाइजर होता है उससे कम होता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 1 0 इज रेसिप्रोकल, ये आया हुआ है सवाल, 2023 में भी आया हुआ है, मे बी कि आ जाए। ठीक है, सुनना मेरी बात, क्या कह रहा है बेटा कि एक 0 जो है वो रेसिप्रोकल है, तो के की वैल्यू बताना। ऐसा सवाल पूछता है, ऐसे सवाल हमसे क्या करता है बेटा, पूछता है। तो मान लीजिए हमारे पास एक सवाल गिवन है 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस के माइनस 2 है। अब जो पहला 0 है 1/2 है अदर 0 का, तो हमने क्या मान लिया बेटा कि अल्फा जो है 1/बीटा के बराबर है। अब जरा सोचो, जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो अल्फा बीटा क्या हो गया, 1 हो चुका है। नाउ 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 प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, अल्फा बीटा क्या हो जाएगा फ्रॉम दिस इक्वेशन, क्या होता है, c बाई ए हो जाता है। c क्या है बेटा, माइनस के माइनस 2/6। चेक करो ना भाई, चेक करो। अब हमें पता है क्या कि ये इक्वेशन 1 है बेटा। मैम अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 इज इक्वल टू माइनस के प्लस 2/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 इज इक्वल टू माइनस के प्लस 2, माइनस के इज इक्वल टू 6 माइनस 2, तो यहां से हमारे पास कितना आ गया, माइनस के इज इक्वल टू 4, और के की वैल्यू आ गई कितना बेटा, -4। चेक कर लो, चेक कर लो। ठीक है, कुछ नहीं करना है, एक रेसिप्रोकल है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब हमें पता है कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c बाई ए, वैल्यू पुट की, और अल्फा बीटा की वैल्यू यहां से हमने 1 पुट कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर हमें मिल चुका है। 4 इज द -4 इज द राइट आंसर, फाइनल कंक्लूजन है। और जब भी आप इसको लिखें फाइनली बेटा, तो ये बॉक्स बना दें। ठीक है, अब मैंने एक भी स्टेप नहीं छोड़ा है, एक भी स्टेप। अगर बोलोगे क्या छूटा है इसमें, तो मैम ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 6 है, बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 37 है, और सी की वैल्यू क्या है, माइनस के -2 है। बस ये छूटा है, बाकी सब मैंने कर दिया। ठीक है, अब जीरोस जो है बेटा, यहाँ पे सुनना मेरी बात, जीरोस जो है वह -1 है और 2 है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब सुनो मेरी बात, पॉलिनोमियल सॉरी पॉलिनोमियल पूछ रहा है हमसे, तो बेटा अल्फा कितना है, -1, बीटा कितना है, 2। हमें पता है कि px जो होता है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है मेथड, डायरेक्ट आप ये भी लगा सकते हो, जो px होता है बेटा, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा होता है, तो x माइनस -1 x -2, तो x +1 x -2, सॉल्व कर दिया, ये आ चुका है हमारे पास आंसर। समझ में आया आपको, थोड़ा सा और सॉल्व कर दोगे तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस x -2। और आप डायरेक्ट कर सकते हो, कैसे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो आप, ये भी फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, चलिए अब हमने ये कर लिया है, ऐसा सवाल कर लिया है, प्लीज 1/अल्फा प्लस 1/बीटा पूछ रहा है इस चीज के लिए। ठीक है, आप यहां से पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, फिर इसको सम कर दीजिए। अब ये इंपॉर्टेंट है, पूछेगा, कैलकुलेशन करके जाना एग्जाम में, ऐसा नहीं कि जाके वहां काटू पीटू कर रहे हो, काट रहे हो फिर कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, आप सुनना, नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम ग्राफ, ग्राफ से पूछता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एवरी ईयर पूछता है बेटा, वैल्यू ऑफ के हमेशा पूछता है, विच इज नॉट पॉलिनोमियल, ये भी पूछता है। ठीक है, पॉलिनोमियल कौन सा, जैसे कि मान लो मैंने, अब इसमें मैं कुछ आपको स्टेटमेंट दे देती हूँ, रुक जाओ, मैं कुछ सवाल आपको पूछती हूँ। ठीक है, बताती हूँ। ग्राफ के बेसिस पे जो नंबर हमसे सवाल पूछता है बेटा, अगर लीनियर होगा, मतलब रुक जाओ, मान लो, सुनना मेरी बात,
1 2 3, अभी ऐसे लेके चलते हैं, ठीक है। हमने बोला लीनियर है ये, ठीक है। हमने बोला ये है, ठीक है। हमने बोला ये है, और लेके चलते हैं, और लेके चलते हैं, रुक जाओ, ठीक है। हमने बोला ये है। तो जब जितने पॉइंट पे x x, ये बेटा x होता है, ये y होता है, ये x होता है, ये y होता है, ये x होता है, ये y होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पूछेगा आपसे। जितने पॉइंट पे ये x एक्सिस को कट करेगा उतने ग्राफ, उतने जीरोस होंगे। तो कितने जीरोस हो गए बेटा यहाँ पे? 1। यहां कितने हो गए? नो। यहां कितने हो गए? 2 जीरोस। यहां कितने हो गए? 3 जीरोस। ये हो गया। अब सुनना मेरी बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेटा जो जीरोस होते हैं, 2 1 और जीरोस होते हैं, पैराबोलिक शेप होता है, देख रहे हो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 2 1 जीरोस होते हैं, ठीक है। एस कर्व में ये बेटा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। टचिंग एक्स एक्सिस नंबर ऑफ जीरोस, जितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच करेगा, कट करेगा, नंबर ऑफ जीरोस उतने होंगे, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, फॉरगेटिंग नेगेटिव साइन। कई बार ऐसा होता है कि यहां बच्चे माइनस साइन ही ले लेते हैं। बी भी मगर माइनस, मान लो बी अगर -2 गिवन है बेटा, तो जब आप अल्फा प्लस बीटा निकालते हो ना, तो -b/a, तो -2। बहुत बार बच्चे होता है कि नेगेटिव साइन नहीं रखते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती है। नॉट वेरीफाइंग आफ्टर फाइंडिंग द रिलेशन, रिलेशन निकालने के बाद, मान लो आपने अल्फा बीटा भी निकाल लिया, तो पहले अल्फा प्लस बीटा अलग से निकालो, फिर -b/a निकालो, देखो ये इक्वल है कि नहीं है, फिर उसको बताओ, ठीक है। और नॉट सिंप्लीफाइंग एक्सप्रेशन कंप्लीटली, सब कुछ करना है आप लोगों को, ये याद रखना है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा क्या हो जाता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस, क्यों ये क्यों बता रही हूं मैम? क्योंकि बेटा हमें जो गिवन होता है पॉलिनोमियल में, अल्फा प्लस बीटा गिवन होता है या फिर अल्फा इंटू बीटा गिवन होता है, तो हम जो भी अपना एक्सप्रेशन रखेंगे वो इस वाले फॉर्मेट में रखेंगे। समझ में आया आपको? मैं पागल थोड़ी हूं जो आप लोग की क्लासेस ऐसे लेकर आ रही हूं मैं, ठीक है। एक और चीज मुझे बतानी थी भाई तुम लोगों को, रुक जाओ, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की डिग्री का मतलब होता है क्या बेटा? पॉलिनोमियल का डिग्री का मतलब होता है, मैंने पूछा क्या कि px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो डिग्री जो मैक्सिमम पावर होता है ना वो, मैंने बोला क्या कि x क्यूब माइनस 5x प्लस 2 है, तो डिग्री क्या हो जाएगा बेटा इसका? 3 हो जाएगा, ठीक है। k की वैल्यू हमने समझ लिया। पॉलिनोमियल है कि नहीं है, जैसे रूट में x प्लस 3x स्क्वायर, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि वेरिएबल जो है बेटा उसका जो पावर है हमेशा एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, बोल दो होल नंबर होना चाहिए, कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी फ्रैक्शन। अगर मान लो 1/x3 + 5 बोल दिया बेटा, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। डन है? चलिए अब आगे चलते हैं, रिवीजन कर लीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, उसके बाद डिवीजन एल्गोरिथम, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ना है आपको? वेरीफाइंग रिलेशनशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड द जीरोस एंड वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के, ये आपको इंपॉर्टेंट है, आप ये करो या मत करो, इतना करना ही करना है, ठीक है। चलिए अब मैंने आपको बता दिया, आपको ये वाले अपने एनसीईआरटी के सवाल कर लेने। एनसीईआरटी के 2.1 का, 2.2 का, 2.3 के ऑल क्वेश्चंस मैंडेटरी है। अब टाइम नहीं है तो बस आप इतना कर लो। चलिए आते हैं लीनियर इक्वेशन पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। थोड़ा जल्दी करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ए एंड बी डज नॉट हैव द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन? बेटा लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है क्या कि जिसमें एक्स और वाई का, जो देखो हमें 2 वेरिएबल पढ़ना है, तो एक्स और वाई का जो पावर होगा बेटा वो क्या होगा? 1 होगा, उसी को लीनियर इक्वेशन कहेंगे। जैसे लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है क्या? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है।
अब जैसे रीराइट द सेकंड इक्वेशन, हमें सेकंड इक्वेशन को रीराइट करना है बेटा। जैसे आप देखोगे हमारे पास ये मिली भगत है, अब x प्लस वाई है और ये इसको हमने रीराइट करने के लिए आपसे बोल सकता है, तो आप रीराइट करना सीख लेना, ठीक है। अब आ जाइए, हमने क्या देखा, रीराइट का मतलब क्या होता है, पहले आपने ब्रैकेट ओपन कर दिया, ax प्लस ay माइनस bx प्लस by हमने कर दिया, ये आया हमारे पास। अब x इधर है x कॉमन ले लिया तो a माइनस बी, y इधर है ये इधर है y कॉमन ले लिया a प्लस बी, अब यहाँ हमारे पास है, तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जैक्ट फॉर्म बन चुका है। जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है तो क्या हो जाता है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, और इस केस में सिस्टम क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। क्या होता है बेटा, कंसिस्टेंट सिस्टम होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए यूजिंग, अच्छा इसी को पूरा सॉल्व कर रहा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ, क्या कह रहा है बेटा कि a और b के किस वैल्यू के लिए ये जो दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उनके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन समझेंगे। हमारे पास दो इक्वेशन है, ये एग्जैक्ट फॉर्म में है, ये एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं है, मतलब इसको भी एक्स वाई के फॉर्म में हमें करना है, हमने कर लिया। अब हमने यहां से देखा कि ये a1 है, ये b1 है और ये c1 है। अब हमारे पास क्या आ चुका है, ये a2 है, ये b2 है और ये पूरा c2 है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का फॉर्म ये होता है बेटा। अब हमने a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 रखा। अब पहले इन दोनों को लेके सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, हमने a बाई 2 बाई a माइनस बी 3 बाई a प्लस बी रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 5b आ रही है, ठीक है। अब हम इन दोनों को लेके सॉल्व कर लेंगे या किसी को भी लेके सॉल्व कर लेंगे। तो अब हमने इन दोनों को लेके सॉल्व किया, रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से हमारे पास जो आ रहा है हमारे पास ये, अब हमने b की जो वैल्यू है बेटा, a की वैल्यू 5b पुट कर दिया, जहां जहां b है हमने वहां पे a है वहां हमने 5b पुट कर दिया। अब हमने सॉल्व किया तो b की वैल्यू 1 आ रही है, तो फ्रॉम इक्वेशन a, तो a कितना हो जाएगा बेटा, a की वैल्यू 5 हो जाएगा। पहला आपके पास ये है फाइनल आंसर। आप ऐसे लिख के बॉक्स जरूर बना के आइएगा, ठीक है। अब आपसे यही पूछेगा कि किस वैल्यू के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, किस वैल्यू के लिए नो सॉल्यूशन है, किस वैल्यू के लिए यूनिक सॉल्यूशन है। अब आपको ये केस मालूम होना चाहिए, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम, the sum of two digit number and the number obtained by reversing the digit is this। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार प्रीवियस ईयर में आ चुका है। the digit of the number differ by 2, find the numbers how many such that the number। अब सुनो मेरी बात, सबसे पहले टेंस प्लेस मानेंगे x और यूनिट प्लेस y मान लिया, तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, 10x प्लस y। नंबर को रिवर्स कर दिया बेटा, तो x y और y x की जगह चला गया, 10y प्लस x हो चुका है। फॉर्म इक्वेशन, हमने इक्वेशन फॉर्म किया, क्या कह रहा है बेटा कि जो दो डिजिट का नंबर है, ठीक है, और उसका जो रिवर्सिंग है उनका जो सम है वो 66 है। अब हमने थोड़ा सॉल्व किया तो ये कितना हो गया, 11x 11y, तो हमारे पास x प्लस y कितना आ गया, 6 आ चुका है, ठीक है। अब हमने क्या कहा बेटा, ये दोनों नंबर जो है x एंड y क्या है, एक दूसरे से 2 के डिफरेंस में है, मतलब x और y को जब माइनस करोगे तो क्या आएगा बेटा, 2 आएगा, या फिर y माइनस एक्स कितना आएगा, 2 आएगा। ये नहीं पता कि पहले कौन सा नंबर होगा। अब हमने क्या सोचा कि पहले हमने x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 लिया पहला केस, और x माइनस वाई 2 लिया, दोनों को सॉल्व किया बेटा, हमारे पास कितना आ रहा है बेटा, x 4 आ रहा है, y 2 आ रहा है, मतलब नंबर 42 बन रहा है। अब दूसरी बात, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, अब ये वाला देखो, दो केस है ना हमारे पास, पहले हमने इसके साथ इसे लिया, फिर हमने इसके साथ इसे लिया, देखो y माइनस एक्स इज इक्वल टू, तो हमारे पास जो x और y आ रहा है बेटा वो आ रहा है 4 और 2 और 4 आ रहा है, तो 24 आ रहा है। तो ये दो नंबर्स हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी 42 एंड 24 आर द टू नंबर्स। डन। क्वेश्चन 3, ग्राफिकल बोर्ड, डिटरमाइन द ग्राफिकल whether the pair of linear equation these and these are consistent। और देखो बेटा, कंसिस्टेंट का मतलब होता है या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो या तो वन सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन होना चाहिए। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है पैरेलल लाइन से देयर इज नो सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे हमारे पास एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, ठीक है। हमने क्या कहा बेटा, यहाँ पे x की वैल्यू खुद से रखी, y निकाली, तो 0 पे 2 आ रहा है, 0 पे 6, y की वैल्यू 0 रखी तो x कितना आ रहा है, 6 0 आ रहा है। अब कुछ भी रख के आप दो दो पॉइंट्स निकाल लो, x की कुछ भी वैल्यू रखो और y निकाल लो। सेम कंडीशन हमने इसके साथ भी किया। अब इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देंगे, जो भी आपका ग्राफ आएगा आप ग्राफ बनाइए और उस ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। जब आप इसको रिप्रेजेंट करोगे बेटा, जैसे मैं ही कर देती हूँ, आ जाओ, आपको ग्राफ मिलेगा तो परेशान मत हो।
मान लीजिए हमने 0 पे 2 बोला बेटा, ठीक है, 1 2 3, ओके, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 ऐसे करके ले लिया। अब सुनना मेरी बात, पहले क्या कह रहा है, 0 पे 2 है, y 0 है बेटा, x 0 है, तो ये हमारे पास 0 पे 2 आ गया। फिर 6 पे 0 है, 6 पे क्या है बेटा, 0 है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या कह रहा है, 0 पे -4 है, ओके, x 0 है तो कहीं यहाँ आएगा, 1 2 3 4 यहाँ आएगा कहीं ना, क्या आ रहा है बेटा, 0 पे -4 आ रहा है। तो पहले तो हम इसको मिला देते हैं, ये एक लाइन बन गया हमारे पास, ठीक है, ये एक लाइन बन गया, हमारे पास एक इक्वेशन ये हो चुका है। अब आइए दूसरे के पास चलते हैं, 6 पे 0 बेटा, ये आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो लाइन है एक ये जा रही है, तो आपको दिख रहा होगा कि ये एक दूसरे को कट कर रही है एक पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही है, इसका मतलब एक सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट होगा, द लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट 60, तो इसका मतलब सिस्टम क्या है बेटा, कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 60, जहां पे दोनों एक दूसरे को कट करेगा वही सॉल्यूशन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम में ए प्रॉब्लम आता है, 5 ईयर अगो ए वॉज थ्राइस एज ओल्ड बी, 10 years later A will be twice as old B, find the present age दोनों का। अब मान लो बेटा A का जो एज है मान लिया X है और B का जो एज है Y है, 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो X -5 हो जाएगा और Y -5 हो जाएगा। अब ये जो A है बेटा B का 3 गुना है, 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो हमने इसको सॉल्व करके x - 3y = -10 ले लिया। अब क्या कह रहा है, 10 साल बाद, तो a हो जाएगा x + 10, y हो जाएगा y + 10, 10 साल एज बढ़ जाएगा प्रेजेंट एज में। जो a है वो b का 2 गुना है, तो यहाँ हो गया x - 2y = 10। अब दोनों को सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करने के बाद कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, तो x कितना आ गया बेटा 50 साल आ गया और y कितना आ गया 20 साल आ गया। तो अभी जो प्रेजेंट का जो एज है a का वो 50 साल है और b का जो प्रेजेंट एज है वो 20 साल है। एक बार सभी को अपने कॉपी पे प्रैक्टिस जरूर करना है बेटा, वरना पिट जाओगे तुम लोग, फिर मुझे मत बोलना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अससन रीजन x = -3 है और y = 1 है, इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस, देन q की वैल्यू +-2 आएगा, द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन सेटिस्फाई द इक्वेशन। जो भी बेटा ये होगा ना, जब इसको आप इसमें पुट करोगे तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है, x और y की वैल्यू, तो हम रख के चेक करेंगे, तो बोथ ट्रू। जब हमने इसको रखा बेटा तो कितना हो गया, ये हो गया 6 + 1, माइनस कर दिया बेटा तो कितना आ रहा है हमारे पास 7 - 3 4 आ रहा है, तो -q² -4, तो q² = 4, तो q की वैल्यू +-2 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन कह रहा है कि जो सॉल्यूशन है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यस दोनों क्या है बेटा ट्रू है। आर एक्सप्रेशन ए बोथ आर ट्रू, बट आर जो है बेटा ए का करेक्ट रीजन नहीं है, ए इंडिपेंडेंट ट्रू है और रीजन भी इंडिपेंडेंट ट्रू है, ठीक है, दोनों ट्रू हैं लेकिन अलग अलग ट्रू हैं, ठीक है। रीजन जो है बेटा वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। चलिए सॉल्यूशन यहां पे किया गया, आप चेक कर लीजिएगा। वर्ड प्रॉब्लम, लेंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स चार्ज, ठीक है, एक लाइब्रेरी है बेटा जो फिक्स चार्ज रखता है 3 दिन के लिए वो, ठीक है, पहले 3 दिन के लिए वो एन एडिशनल चार्ज रखता है आफ्टर। तो अमन पे 27 रुपीज फॉर अ बुक केप 7 डेज। अमन जो है बेटा कि एक बुक लेता है 27 रुपए में, उसको 7 दिन के लिए रखता है, वाइल रवि पे 21 रुपीज और 5 दिन के लिए बुक रखता है। फाइंड द फिक्स एंड पर। अब देखो मान लिया जो फिक्स प्राइस है 3 दिन का, 3 दिन का फिक्स प्राइस जो है बेटा वो x है, और लेट पर डे आफ्टर 3 दिन बाद जो चार्जेस बढ़ाएंगे वो y है, ठीक है। अब अमन ने 7 दिन के लिए खरीदा बेटा, तो पहले उसने x रुपए पे किया होगा, उसके बाद 7 दिन में से 3 दिन निकाल दो, बचा 4 दिन, अब 4 दिन के लिए वो एडिशनल पे करेगा। रवि ने बेटा 5 दिन के लिए, तो पहले 3 दिन के लिए उसने x पे किया, जब 3 दिन के लिए उसने x पे कर दिया तो 5 - 3 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास आ चुका है। जब दोनों को माइनस करोगे तो ये कट जाएगा, -4y = 6, तो हमारे पास 3/2 ऐसा, y कितना आ रहा है बेटा 3 आ रहा है, कितना आ रहा है 3, और x कितना आ जाएगा हमारे पास 15, मतलब 3 दिन के लिए वो 15 रुपए चार्ज कर रहा है और पर एक्स्ट्रा डेज वो कितना चार्ज कर रहा है बेटा 3 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है। मान लो कि मैं गई लाइब्रेरी के लिए, अब उसने बोला कि भाई 3 दिन के लिए आपको 15 रुपए देने हैं, अब जैसे जैसे आप अपना दिन बढ़ाओगे हर दिन का मैं 3 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा,
तो यही सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k हैव नो सॉल्यूशन। अब आपको पता है नो सॉल्यूशन का मतलब होता है a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इज डज नॉट इक्वल टू c1 by c2, यही होता है, ठीक है। a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल है बट डज नॉट इक्वल टू c1 by c2। अब आप रख लो और क्वेश्चन सॉल्व कर दो। इसमें से देख लो कौन a1 है, ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है। अब रख के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे अपन, चेक कर लो एक बार, ठीक है। तो k की वैल्यू 4/5 के लिए इसके पास नो सॉल्यूशन होगा बेटा, ठीक है। बेटा नो सॉल्यूशन का मतलब होता है लाइंस आर पैरेलल, पैरेलल लाइंस हैं, डन। चलिए, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2। नो सॉल्यूशन का मतलब है a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 डज नॉट इक्वल टू c1 by c2, पैरेलल लाइन से। इनफाइनाइटली सॉल्यूशन का मतलब होता है a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, कोइंसिडेंट लाइंस है, ठीक है। ग्राफिकल मेथड, प्लॉट बोथ लाइंस एंड फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट। सब्स्टिट्यूशन, एक्सप्रेस वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर। एलिमिनेशन मेथड मतलब माइनस कर दिया एक दूसरे को। बोर्ड एग्जाम टिप्स, ऑलवेज वेरीफाई योर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन वैल्यू। जब भी आप कोई वैल्यू निकालो और उसको छोड़ के मत आ जाना, एक बार वैल्यू इक्वेशन में रख के चेक करना कि जो आपको आंसर आए वो सही है या नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम, सो हर स्टेप्स को दिखाना है, बॉक्स को हाईलाइट करना है, फाइनल आंसर को बॉक्स में डाल के हाईलाइट करना है, ठीक है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k द सिस्टम इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। मैंने बोला है सॉल्व कर लेना, सॉल्यूशन भी यहाँ पे है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। एक बार ये सब आप लोगों को सॉल्व करना है, इसके अलावा आपके पेपर में नहीं पूछेगा। फ्रैक्शन वाले इंपॉर्टेंट है बेटा, लास्ट ईयर भी पूछा गया था, ठीक है। आ जाओ, मैं पेपर के बाद ना आपको दिखाऊंगी यहाँ पे। मान लो बेटा फ्रैक्शन बिकम 2/3 when 2 is added to the numerator and denominator. If 3 is added to both numerator and denominator, it become this. अब सुनो, मान लो बेटा कि हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो x/y है, तो अब क्या कह रहा है कि जब x और y दोनों में 2 ऐड किया, फर्स्ट कंडीशन तो 2/3 हो जाता है, सॉल्व किया, ये आ गया। सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि जब दोनों में ही 3 ऐड किया तो हमारे पास 3/4 आया था ये। अब दोनों को सॉल्व कर देंगे, x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारे पास y आ रहा है बेटा 1 और x आ रहा है 0। गलत है कुछ, इनवैलिड इक्वेशन। रीचेक, इक्वेशन से रीचेक करेंगे बेटा। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 3x + 6, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दिस 3x - 2y - 2, करेक्ट है। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 4x + 12, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 3y + 9, 4x - 3y - दिस। अब इसको एक बार सॉल्व करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। जब सॉल्व करने बैठोगे बेटा इसको तुम, तो हमने क्या बोला कि इसमें हमने x है ना, इसमें हमने 3 से और इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 9x - 6y इज इक्वल टू -6। ये हमारे पास हो गया कितना, 8x - 6y इज इक्वल टू -6। कट रहा है, कुछ इक्वेशन में गड़बड़ी है, बट आप इसको चेक करना एक बार, ठीक है। चलिए, मैंने टाइपिंग में शायद कुछ मिस्टेक कर दिया होगा। अब एक बोर्ड वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्लीज सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। सॉल्यूशन सबका गिवन है, आप एक बार ट्रू एंड फॉल्स। चलिए, अलजेब्राइक इक्वेशन फॉलोइंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म दिस, नहीं ये सब हमारे उसमें नहीं है, हटा दीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाते हैं। चलो, सारे टाइप्स के सवाल करवा दिए गए हैं। आइए, इसके बाद हम एपी करेंगे, फिर खत्म। इसके बाद हम एपी करेंगे, फिर अपना कहानी खत्म। चलिए, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज दिस, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than the twice its breadth। अगर कोई चीज दूसरे से कंपेयर किया जा रहा है, तो जो है कंपेयर करने वाला उसको पहले मानेंगे।
तो फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट द सिचुएशन लेंथ एंड ब्रेथ। अब सुनना पहले ब्रेथ को माने, क्यों? क्योंकि लेंथ ब्रेथ का 2 गुने से 1 ज्यादा है। क्या कह रहे बेटा? लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ। तो पहले ब्रेथ x है तो उसका 2 गुना, उसमें 1 ज्यादा। अब एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया हमारे पास 528 है, x इंटू 2x प्लस 1। सॉल्व कर दिया बेटा, यही इक्वेशन आपसे पूछ रहा था। बस अभी आपसे बस यही इक्वेशन पूछ रहा था। एंड फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। अब क्या कह रहा है कि इसका लेंथ और ब्रेथ बताइए, तो इसको बाय फैक्टराइजेशन आप सॉल्व करेंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, पहला टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला हो गया कि हमसे इक्वेशन फॉर्म करने के लिए बोल रहा है। दूसरा, के की वैल्यू पूछ रहा है। हमारे पास दिस हैज 2 इक्वल रूट्स। दोनों के पास क्या है बेटा? 2 इक्वल रूट्स हैं, तो के की वैल्यू बताइए। अब सुनो, हमारे पास जब इक्वल रूट्स होते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाता है? 0 होता है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, हमने रख दिया यहाँ पे। तो कितना आ गया हमारे पास? 24। तो हमारे पास के कितना आ रहा है बेटा? रूट के अंदर प्लस माइनस 24 आ रहा है, तो इसका मतलब हमने 4 बाहर निकाले तो प्लस माइनस 2 रूट 6 आ रहा है। यही हमारे 2 रूट्स होंगे। ठीक है, जब 2 रूट इक्वल है तो 2 रूट इक्वल हैं, 2 रूट नॉन इक्वल हैं, तो आपको इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। श्रीधराचार्य फॉर्मूले में यूज होता है ये। ठीक है, द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर is this, the sum of their perimeters is this, find the sides of the 2 squares। अब सुनना मेरी बात। फर्स्ट स्क्वायर का साइड x है, सेकंड स्क्वायर का ये है। अब दोनों के स्क्वायर एरिया का जो सम है बेटा, तो इस एरिया क्या हो जाएगा? इसका x का स्क्वायर, इसका y का स्क्वायर, x का स्क्वायर y का स्क्वायर दिस। पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, तो 4x प्लस दिस हमारे पास हो चुका है। अब हमने यहाँ से y की वैल्यू निकाली और यहाँ पुट कर दी। ठीक है, पुट कर दी, तो हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। यहाँ से x की वैल्यू 11 और 6 आ चुका है। जब x की वैल्यू 11 और 6 हो जाएगा बेटा, तो y भी क्या हो जाएगा? 11 और 6 हो जाएगा। तो जो साइड्स होंगे वो 11 और 6 सेंटीमीटर 6 मीटर के साइड्स होंगे, दोनों ही स्क्वायर्स के। चलिए नेक्स्ट आते हैं। x हमारे पास गिवन है दिस, और x ये भी गिवन है, आर 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। बेटा जब ये इसके 2 रूट्स हैं तो हमें a और b बताना है। इंपॉर्टेंट सवाल है। अब सुनना, हमारे पास ये है। अब सम ऑफ रूट्स क्या होता है? b बाई ए माइनस बी बाई ए। तो हमने दोनों रूट्स का ऐड किया और माइनस बी बाई ए क्या हो गया बेटा? हमने यहाँ से 7 बाई ए रख लिया, तो यहाँ से a कितना आ गया? 3। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा? b बाई ए, मतलब c बाई ए होता है। c की वैल्यू b है और a की वैल्यू दिस। अब हमने क्या किया बेटा? दिस a की वैल्यू 3 पुट कर दिया, तो b कितना आ गया? -6। सेम फॉर्मूला, पॉलिनोमियल का वही सेम फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स। नेक्स्ट, सॉल्व द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहते हैं उसको। दिस माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डन है। अब इसी से हमें x की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप निकाल सकते हो। a b c निकाला और आपने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, आपको रूट्स मिल गए। ठीक है, यही होता है। मैं आपको फिर से एक बार लिख दूंगी। क्या होता है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर d भी बोलते हैं अपॉन 2a, या फिर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये भी बोलते हैं। ठीक है, चलो भाई एक और चैप्टर है, इसके बाद वो देखेंगे। -5 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज दिस हैज इक्वल रूट्स, देन फाइंड द वैल्यू। अब क्या कह रहा है बेटा? -5 जो है इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और इसका जो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, इन दोनों के पास, इसके पास जो रूट्स हैं बेटा इक्वल रूट्स हैं, तो के की वैल्यू पूछ रहा है। अब सुनना मेरी बात, ये जो वैल्यू बेटा हमें पहले यहाँ पे p की वैल्यू बतानी है और यहाँ पे k की वैल्यू बतानी है। तो पहले हमने इसका रूट निकाला। हमने पहले इस, अगर ये इसका रूट है तो इसको रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमने उठा के इसमें पुट कर दिया। p कितना आ गया? 7 आ गया। अब जो उसका रूट है वो इसका रूट है। ठीक है, जो इसका रूट है, जो p की वैल्यू इसका रूट है, तो हमने क्या कर दिया बेटा? p की वैल्यू हमने, क्योंकि यहाँ पे देखो p है, इन दोनों का रूट सेम है, तो हमने p की वैल्यू उठा के पुट कर दिया। जब हमने p की वैल्यू उठा के पुट किया यहाँ से, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। फिर हमने क्या पुट कर दिया? -5 पुट कर दिया। क्यों? क्योंकि -5 और p दोनों ही इसके सेम, इन दोनों के सेम रूट है। तो अगर -5 इसका रूट है तो -5 इसका भी रूट है। p की वैल्यू हमने निकाली, तो वो p की वैल्यू हमने यहाँ पे भी पुट कर दिया। ठीक है, हमने रख दिया, तो हमारे पास यहाँ से p कितना आ गया? सॉरी, हमारे पास हमने पुट कर दिया, तो हमारे पास k कितना आ गया बेटा? 7/4 आ चुका है। सिंपल। द क्वाड्रेटिक हुज रूट दिस एंड दिस,
बेटा इसमें से वो कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट ये है और ये है, आ जाइए। कुछ भी नहीं करना है, हमको पता है कि रूट क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा होता है, तो हमने 4 निकाल लिया। सम क्या, प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, -1 निकाल लिया। अब हमने यहाँ से इक्वेशन निकाला, एक्स स्क्वायर इंटू सम, सॉरी माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट रखा, हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब सिंपली जो होगा उसमें टिक लगा देंगे। कौन सा है, दिस वन। नेक्स्ट, सॉल्व फॉर एक्स। बेटा इसको सॉल्व करना और एक्स की वैल्यू निकालनी है, सिंपल। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ये होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये होता है, डिस्क्रिमिनेंट ये होता है। डिस्क्रिमिनेंट के कुछ वैल्यूज होते हैं, अगर d इक्वल है, d ग्रेटर देन 0 है, d लेस देन 0 है, 2 इक्वल रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, उसके बाद नॉट रियल रूट्स। जब भी ये आ जाए ना बेटा तो आपको रूट्स निकालना ही नहीं है, सम ऑफ ये होता है, प्रोडक्ट ऑफ ये होता है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है मैं आपको दे रही हूँ, प्लीज इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, ये भी है 2 सवाल, 3 सवाल। कह रहे हैं कि p की किस वैल्यू के लिए रियल रूट्स होंगे, तो रियल रूट्स का मतलब क्या होता है बेटा, दिस इक्वल टू 0, हमने p निकाल लिया बेटा, p कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया, प्लस माइनस 6 आ गया। अब उसको उठा के फाइंडिंग द रूट्स, अब इसमें से कौन सा वो करेक्ट होगा आप उसको रख के चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, सम ऑफ एज दिस ईयर इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, कराया हुआ है, कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है, कुछ सवाल मैं आप लोग को फिर से दे रही हूँ, ये हमने कर लिया ना, सब आ चुका है हमारे पास, हाँ ये सब हो चुका है, हाँ ये सब हो चुका है। लेकिन इस सीट में जितने भी सवाल हैं आपको सारे करने हैं, मैं इसमें कुछ भी ये नहीं सुनूंगी कि नहीं मैडम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। चलिए आते हैं अरिथमेटिक पे, अरिथमेटिक इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर के सवाल इससे हमारे पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है बेटा, n बाई 2, 2a प्लस एन माइनस वन डी। और इसमें थोड़ा सा काटू हो गया है हमारे पास, चल जैसे सम ऑफ 5 टर्म ऑफ AP इज 60, सम ऑफ 10 टर्म्स इज दिस। अब क्या कह रहा है, हमें बताना है फाइंड AP। अब सुनो, S5 गिवन है 60 और S10 गिवन है 150, फॉर्मूला ये होता है, हमने निकाला। अब हमने रखा क्या, n की वैल्यू 5 है और ये ऐसे ही रहेगा, 2 है इंटू 5 माइनस डी, हमारे पास ये आ गया। हमने सॉल्व किया तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 लेके चलेंगे। अब S10 हमारे पास ये है, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू दिस। अब हमने क्या किया बेटा, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2a प्लस 4d हो चुका है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, इस चीज को ऐसे लिख दो, सुनना मेरी बात, इसको लिख सकते हैं हम a प्लस कितना, या फिर ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। चलो, फ्रॉम इक्वेशन 2 हमने 2 में बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 2 में हमने माइनस कर दिया किससे, इक्वेशन नंबर 1 में 2 से जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 24। अब 2a से 2a कट जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, 9d माइनस 4d 5d बचेगा, 30 माइनस 24 6 बचेगा, तो d की वैल्यू 6/5 आ चुका है। ठीक है, अब a कितना आ जाएगा, अब a की वैल्यू पुट कर 12 माइनस 2d हमने पुट कर दिया, 48/5 आ चुका है। अब इसी a और d से हमने a रखा, फिर a में d ऐड किया, फिर a में 2d ऐड किया, करते करते हमारे पास ये AP हो चुका है। नेक्स्ट, सम ऑफ 1000 इज टू बी 10 इंस्टॉलमेंट, ईच इंस्टॉलमेंट इज 10 मोर देन प्रीसीडिंग वन। क्या कह रहा है बेटा कि द सम ऑफ 1000 इंस्टॉलमेंट उसको पे करना है। अब जो सम ऑफ 1000 रुपए जो बेटा उसको 10 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, हर इंस्टॉलमेंट में 10-10 रुपए बढ़ता जा रहा है। ठीक है, फाइंड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, पहला इंस्टॉलमेंट क्या होगा। तो मान लो बेटा कि हमारे पास n क्या है, 10 है, 10 ही इंस्टॉलमेंट है, 10-10 बढ़ रहा है, इसका मतलब d है, और 10 इंस्टॉलमेंट का सम कितना है बेटा, 1000 है। फॉर्मूला हमने निकाला, हमें a निकालना था, S10 इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, हमने रखा, कितना आ गया बेटा, ये हमारे पास 1000 है, n कितना है 10/2, 2a रखा हमने, तो ये 5 2a प्लस 99 इज इक्वल टू 1000, तो कितना हो गया, हमने काटू कर दिया, तो 2a प्लस 90 इज इक्वल टू 200, तो 2a कितना आ गया बेटा, इसको ले गए उधर, माइनस कर दिया 110, तो 55 रुपए हो रहा है पहला इंस्टॉलमेंट, उसको 55 रुपए पे करना। द सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 9 laying between this,
इसके बीच में जितने भी 9 के मल्टीपल हैं उनका सम बताइए। तो पहला होगा बेटा 108, 117, हम क्या करके स्टार्टिंग के 2 निकाल लो और एंड के 2 निकाल लो 300 के बीच में। अब ए हो गया, डी हो गया और एल हो गया, सम निकालना है बेटा। सम क्या हो जाएगा? अब सम के लिए पहले एन निकालोगे, तो हमने एन निकाला क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है, ए गिवन है, डी गिवन है, हमने यहां से एन निकाल लिया 22। तो 22 टर्म से जिनका सम बताना है, तो n/2 ए प्लस एल वाला लगाएंगे फॉर्मूला, लास्ट टर्म वाला रख दिया। 4455 रुपए हो रहा है बेटा, जो 9 के मल्टीपल्स है। डन है। चलिए नेक्स्ट, कॉम्पिटेंसी बेस्ड हाउ मेनी टर्म्स आर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि एन की वैल्यू बताओ, या फिर हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन सो दैट सम इतना हो। वो कौन से टर्म्स है, कितने टर्म्स है जिनका सम इतना है, एन पूछ रहा है बेटा। तो हमारे पास एस एन गिवन है, हमारे पास ए गिवन है, डी गिवन है, हमें एन की वैल्यू बतानी है। एन की वैल्यू आपको एपी में भी, मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स में भी पता होना चाहिए और सम से भी पता होना चाहिए। तो ये सम वाला है, यहां से हमने एन की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा बेटा। नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता। एन बेटा नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, हमेशा होल नंबर होगा, इंटीजर होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, जीरो भी नहीं हो सकता कभी भी, नॉट जीरो ऑल्सो। ठीक है, फोर्थ टर्म जो है बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है, 21 है। 9th टर्म दिस है, फाइंड द सम ऑफ दिस। अब सुनो, A4 गिवन है, A9 गिवन है, तो A + 3D = 21, A + 8D = दिस। माइनस कर दिया, कट गया, कितना हो गया बेटा 5D = 25D हो गया 5। अब हम A निकाल लेंगे, कहीं पे पुट कर दो, 15, 15 इधर गया बेटा, माइनस आ रहा है 6, 21 - 15 कितना आ रहा है 6। अब हमसे पूछ क्या रहा है बेटा, अब हमसे ये पूछता तो ये भी अब 20 टर्म का सम पूछ रहा है। एन गिवन है, दिस ए गिवन है, डी गिवन है, हमने रख दिया फॉर्मूला, 1070 इज द राइट आंसर। डन है। चलिए, सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस, सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म इज दिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब सुनना, S10 पहले गिवन है बेटा, और अब नेक्स्ट टर्म जो है 10 के बाद होगा, मतलब S20। मान लो 10 टर्म यहां तक जुड़ गए, अब 10 इसके आगे के लेंगे, तो यहां से जब काउंट करोगे तो 20 से तो टर्म होंगे। तो हम जब भी आपको निकालना है बेटा, तो आप क्या करना, S20 - S10 कर देंगे। ठीक है, जब आप S20 - S10 करोगे तो नेक्स्ट 10 टर्म्स आ जाएंगे। तो S20 - S10 हमने क्या निकाल लिया बेटा, दोनों का डिफरेंस भी गिवन है शायद, यस, द सम ऑफ, ठीक है, दिस एंड द नेक्स्ट टर्म इज दिस। ओके 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 गाइस, ओके गाइस। ठीक है, हमने दोनों का डिफरेंस निकाला, कितना आ गया 6, 10 आ गया। तो S20 जो है हमारे पास, वो कितना हमारे पास 6। अब दोनों को ऐड कर दिया तो ये एग्जैक्ट S20 आ गया। अब सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात, सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म्स की अगर हम बात करें बेटा, नेक्स्ट टर्म की, नेक्स्ट 20 टर्म्स की बात करें, तो S30 पूछ रहा है, तो हमने दोनों को माइनस कर दिया। ठीक है, सॉरी S20 पूछ रहा है, दोनों को माइनस कर दिया, दिस आ गया। अब S20 कितना हो जाएगा, 110 + 6 20 हो जाएगा, 6 तो 820 आ रहा है। अब S10 निकाल लिया, यहां से हमने एक रखा फॉर्मूला, ये आ गया, S20 हमारे पास इतना आ गया। अब D आ गया हमारे, दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कट जाएगा, तो हमारे पास D कितना आ गया बेटा 4 आ गया। ठीक है, बस हमसे कॉमन डिफरेंस ही पूछ रहा था, सिंपल। आप देखो, मैं आपको अगर सिंपल सी बात बता देती हूँ, आपने ये जो करना है ये मत ही करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपने सीधे रखा S10 और S20। S10 कितना है 210 और S20 कितना हमारे पास दिस। ठीक है, अब हमने इसकी वैल्यू रखनी है और अपनी वैल्यू को रख के सॉल्व कर लेना आंसर, ये मत ही करना। ठीक है, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ, अब देखो ये फॉर्मूला गिवन है बेटा, 25th टर्म पूछ रहा है, एन की वैल्यू, सम गिवन है, ये सम गिवन है, 25th टर्म पूछ रहा है, ए पूछ रहा है, यहाँ पे एस एन गिवन है बेटा, ध्यान से सुनना, ये एस एन गिवन है, तो पहले यहां से ए और डी निकालो। तो हमने पहले S25, एक मिनट, ठीक है, हो गया। तो जब भी आपसे कुछ पूछे, आप सुनना मेरी बात ध्यान से खोल के, अगर मान लो बेटा कोई भी आपको एस एन गिवन है, कोई भी आपको क्या गिवन है, एस एन गिवन है, अब उसी का ए एन पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करोगे, जो भी गिवन है, मतलब A25 निकालना है, तो पहले आप S25 निकालोगे और एक S25 का एक पहले वाला S24 निकालोगे, माइनस कर दोगे, आंसर आ जाएगा, सिंपल। तो पहले S25 निकाला, n की वैल्यू 25 हमने पुट कर दी, 2000 आ रहा है। S24 निकालेंगे,
कितना आ रहा है 1800। अब दोनों को माइनस कर देंगे आंसर। द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, द वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। समझ में आया आपको? बोलना नहीं है इसको, ठीक है। चलो अब आते हैं अपन आगे। द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट नंबर तो 3 से 7 से डिविजिबल है, मैं बता देती हूँ। 105 दिस करके लास्ट वाला, तो पहले यहाँ से n निकालोगे। पहले मल्टीपल वाला ही है, पहले हमने n निकाले। कितने नंबर्स हैं इसके बीच में? 128। अब इसका क्या बताना है? सम बताना है। तो रख दो, a गिवन है, d है ही हमारे पास, और हमारे पास लास्ट टर्म भी है, n भी निकल गया। रख दो फॉर्मूला 70,336। नेक्स्ट, अब सुनना, सब कुछ क्लियरली लिखना। जो भी यूज कर रहे हो बेशर्मों की तरह हर फॉर्मूला लिख के दिखाओ। फाइनल आंसर को आप अपना हमेशा ब्रैकेट बनाओ, हाईलाइट करो। आंसर जब भी आप लिख रहे हो आंसर नंबर जरूर लिखो, सेक्शन नंबर भी लिखो उसका, वरना कहीं ना एग्जामिनर कहीं परेशान ना हो जाए। अब ऑल द बेस्ट, देखो यार ऑल द बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि कल आप लोग को मिलेगा, इसी जिसमें हम करेंगे क्या, हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हमारे एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, 4 चैप्टर्स आपको कल मिलेंगे। फिर ट्रिग्नोमेट्री मिल जाएगा, फिर उसके बाद आपका मिल जाएगा ट्रायंगल, सर्कल और एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब आपको ऐसे ही करना है। अब जितना भी ये सीट में सवाल है, अगर आपने इसको लगा लिया बेटा, तो फिर कहीं भी आपका कुछ भागेगा नहीं। बिल्कुल आप 26 में 26 यहां से स्कोर कर रहे होगे। तो कमेंट बॉक्स में ऑल द बेस्ट लिखना अपने आप को, मुझे नहीं, ऑल द बेस्ट। और ये भी लिखना कि तुम लोग रेडी हो नेक्स्ट क्लास के लिए। अगर आप लोगों ने चैनल को फॉलो नहीं किया बेटा, तो आप लोग आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि अब जो होगा बेटा यहीं से होने वाला है। बाय बाय, टेक केयर।